नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, प्राचीन भारत के हर एक टॉपिक को हम क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और पिछली क्लास में हम लोग जो है मौर्य साम्राज्य के विभिन्न शासकों के बारे में, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक ना, किस तरह उसका स्थापना हुआ था, उनके बारे में हम लोग अध्ययन किए थे। आज की इस वीडियो में हम गुप्त साम्राज्य का ही प्रशासनिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था और गुप्त काल के समय जो कला विकसित हुआ उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे और ये एग्जाम दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप गुप्त साम्राज्य का पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप उसको जाके देखिए, फिर इस वीडियो को आप कंटिन्यू रखिएगा, ठीक है। तो आज वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। गुप्त साम्राज्य का प्रशासनिक व्यवस्था जो था, ठीक है ना, गुप्त साम्राज्य का शासन व्यवस्था जो था वो कैसा था? राजतंत्रात्मक, मतलब कि राजा के द्वारा शासन होता था, ठीक है। इससे लिखा हुआ राजतंत्रात्मक और अभी क्या है? लोकतंत्रात्मक, ठीक है ना। ये बात हुआ। जब बात करें दूसरा पॉइंट का, तो गुप्त प्रशासन का स्वरूप जो था कैसी थी? संघीय थी। संघीय कहने का अर्थ हुआ, ठीक है ना, एक संघीय होता है, क्या होता है? केंद्रीकृत। केंद्रीकृत का मतलब हुआ, ठीक है, कि सर्वोपरि कौन था? राजा था और राजा में जो है सभी शक्ति निहित था, ठीक है ना। जबकि हम बात करें गुप्त साम्राज्य के शासकों में तो राजा का शक्ति तो था ही, लेकिन उसके शक्ति क्या हुआ? बंटवारा हो गया किसके बीच में? तब मंत्री और अधिकारियों के बीच में। इसीलिए गुप्त प्रशासन का जो स्वरूप था कैसा था? संघीय था, ना कि केंद्रीकृत था। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि सबसे यदि बात करें क्या होगा? देश छोटा, भक्ति क्या है? विषय से बड़ा होगा और ग्राम से बड़ा कौन? विषय होगा। इन सभी के जो मुखिया होते थे, विषय के मुखिया विषयपति, ग्राम का ग्रामिक, भक्ति का उपरिक और देश का गोपना। ये बात हम यहाँ तक की, ठीक है ना। गुप्त कालीन जो शासक थे वो देवीय उत्पत्ति विश्वास करते थे। उन्हें कहना था कि हमें भगवान ने, ठीक है ना, हमें देवी देवताओं ने भेजा शासन करने के लिए, ठीक है ना। उनका ये मानना है, ठीक है ना, मतलब देवी देवता के द्वारा से भेजा गया है, ठीक है ना, इनका ये मानना था। अब बात करते हैं सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत। तो सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत हम बात करें कि उस मतलब गुप्त साम्राज्य के समय उनके समाज में वर्ण व्यवस्था थी या नहीं थी, ठीक है ना। उसमें महिलाओं की स्थिति क्या थी? मनोरंजन का साधन क्या था? उसके समय में दास प्रथा थी कि नहीं? इन 3-4 पॉइंट को हम कवर करेंगे, जो इन्हीं से क्या होता है एग्जाम को सब। जब बात करें कि वर्ण व्यवस्था, तो वर्ण व्यवस्था पहले की तरह ही नहीं था। पहले की तरह जिस तरह पहले भी वर्ण व्यवस्था 4 वर्ण बंटा हुआ था, क्या था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो उसी तरह अभी भी मतलब गुप्त साम्राज्य के समय भी वही वर्ण व्यवस्था था, ठीक है ना। उपजातियों का उदय हुआ। उपजातियों का उदय ये का मतलब हुआ कि जब दो अलग अलग वर्ण के व्यक्ति जो है शादी करते हैं और उनसे जो उत्पत्ति होता है, ठीक है ना, तो उसे हम बोलेंगे कौन सी? उपजातियों का श्रेणी में उसे रखते हैं। साथ ही गुप्त साम्राज्य के समय ही कायस्थ का उत्पत्ति हुआ था। ठीक है ना। गुप्त साम्राज्य के समय दास एवं अछूतों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। दयनीय क्यों थी? क्योंकि इनके समय जो फायान, ठीक है ना, ह्वेनसांग, अल्बेरन जब आए थे तो इन्होंने अपने वृत्तांत बताया है कि जब राजा जो है किसी शूद्र या निम्न वर्गीय मोहल्लों से निकलते थे, ठीक ना, तो निकलने के बाद जो है उस सड़क को पानी से धुलवाया करते थे, ठीक ना। तो ये से भी कह सकते हैं कि दास एवं अछूतों की स्थिति क्या थी? बहुत ही दयनीय थी। महिलाओं की स्थिति बहुत ही निम्न था। निम्न क्यों था? क्योंकि आप बोल सकते हैं कि भानुगुप्त का अभिलेख जो था, एरन अभिलेख, इसी अभिलेख से जो है भानुगुप्त की जानकारी मिलती है, जो कहते गुप्तकालीन शासक थे, ठीक है। एरन अभिलेख में जो है सती प्रथा को दिखाया गया, ठीक है। तो इससे आप कह सकते हैं कि उसके समय महिलाओं की स्थिति कैसा होगा, ठीक ना। इनके साथ मनोरंजन का जो साधन था वो क्या था? शतरंज। क्या था? शतरंज का खेल जो है मनोरंजन का मुख्य साधन था। तो बात किए हैं प्रशासनिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था। अब बात करते हैं आर्थिक व्यवस्था के बारे में। आर्थिक व्यवस्था की बात करें तो स्वतंत्रता तक यदि हम बात करें कि आर्थिक
अर्थव्यवस्था का आधार क्या था, वो कृषि ही था, ठीक है। पहले भी था और वर्तमान में कृषि ही बहुत बड़ा क्षेत्र है, ठीक है ना, अर्थव्यवस्था का। तो कृषि था, कृषि से जो है सबसे अधिक मात्रा में जो है, ठीक है ना, टैक्स मिलता था, कर मिलता था, ठीक है ना। और इसकी भूमि कर को क्या बोलते हैं, भाग, क्या बोलते थे, भाग, भूमि कर को भाग बोलते थे, या उद्रक या उद्रंग बोलते थे। और सिंचाई कर को बोलते थे हम कौन सी, विदक गाम या उदय भाग। उसी तरह कई तरह की टैक्स थे, ठीक है। उसी तरह कई तरह का टैक्स था, जैसे क्या था कि तथा अपराध, चाटन, प्रणय, बलि, ठीक है, ये भी क्या था, वो टैक्स का एक स्वरूप था। जैसे दशा अपराध एक टैक्स था। इन टैक्स का मतलब था कि यदि कोई व्यक्ति 10 अपराध कर ले, चोरी डकैती कर ले, समझे, और 10 अपराध करने के बाद जो है यदि वो राजा को टैक्स देते थे तो वो आराम से क्या होता, वो फ्री होकर घूमते थे, ठीक है। ये था दशा अपराध टैक्स। चार्टन टैक्स जो है, संपत्ति के यदि अपनी संपत्ति का यदि रक्षा करना चाहते हैं तो आपको जो है चार्टन टैक्स देना होगा। पर्णा टैक्स जो है वो ग्रामीण को, गांव के लोगों को देना पड़ता था अपनी सुरक्षा के लिए, ठीक है। उसी तरह बलि जो था वो धार्मिक कर था, ठीक है ना, धार्मिक कर था। मतलब कि बलि मतलब ये हुआ, बलि जो कर था, इस कर से धार्मिक जो अनुष्ठान था, यज्ञ था, उसके पूर्ति के लिए बलि कर लिया जाता था, ठीक है ना। तो ये क्या था, अर्थव्यवस्था का आधार क्या था, कृषि। इसी संदर्भ में बात करते हैं व्यापार के क्षेत्र में। तो व्यापार जो था वो देश के अंदर और देश के बाहर, मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी होता था। किससे, समुद्र, मतलब कि भारत से जो है व्यापार, ठीक ना, चीन, मध्य एशिया, जावा एशिया, यहाँ तक जो है व्यापार वहाँ पे। व्यापार का एक साधन जो था वो क्या था, मुद्रा, वो था मुद्रा, मतलब मुद्रा के ही द्वारा व्यापार का आदान प्रदान होता था। ये बात करें अर्थव्यवस्था में जो है सबसे अधिक महत्व जो था वो किसका था, श्रेणी का। क्या किसका था, श्रेणी जो है, श्रेणी एक समूह था, ठीक ना। श्रेणी क्या था, एक समूह था, एक संगठन था। इसका कार्य था कि काम करने मतलब कर्मी और उनके वेतन को और किसी वस्तु का गुणवत्ता को बनाए रखना किसका काम था, श्रेणी का काम था। और श्रेणी का जो मुख्य होता था, अध्यक्ष जो होता था, उसे कहते हैं ज्येष्ठक कहा जाता था, ठीक है। और श्रेणियों के कार्य में जो है राजा कभी भी बाधा नहीं डालते थे, ठीक है ना। इनका अलग नियम था और इसका अलग कानून था। तो श्रेणी काम क्या था, श्रेणी काम था कर्मी को वेतन देना, ठीक है ना, और कार्य देना और व्यापार को सही रूप से संचालन करना और एक अच्छे मानक तैयार करना। ये काम था किसका, श्रेणी का काम था, श्रेणी का ये काम था। चलिए ये बात कर लिए। अब हम बात करते हैं वस्त्र उद्योग क्षेत्र में। तो पहले हम बात किए थे किसकी, कृषि क्षेत्र में, तब बात की हम व्यापार क्षेत्र में, और अब बात करते हैं वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में, ठीक है। तो गुप्त काल के समय वस्त्र उद्योग में, क्योंकि वस्त्र का जो क्रय विक्रय होता था वो कहाँ, गुजरात, बंगाल और तमिलनाडु, ये बहुत बड़े क्षेत्र थे और यहाँ से जो है वस्त्र का सप्लाई बाहरी देशों में हुआ करता था। मुख्य केंद्र जो था, मतलब बंदरगाह जो था जहाँ से वस्तुओं का आयात निर्यात हो रहा था उस समय, वो क्या था, ताम्रलिप्ति और ब्रिक कक्ष, जिसे भरूच भी कहते हैं। भरूच ये प्रमुख बंदरगाह था, यहीं से जो है व्यापार का, ठीक ना, आयात निर्यात होता था, ठीक है। तो ये बात है किसका, वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में। वारंगल एक क्षेत्र है जो लोहे के यंत्रों के लिए प्रसिद्ध है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। ये जो भी पॉइंट ऑन किए हैं सभी एग्जाम दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें लूसेंट बोलिए, घटनाचर का जो भी क्वेश्चन होता है, ठीक ना, उस सभी को हम एक जगह शामिल किए हैं, ठीक ना। तो ये हर एक पॉइंट जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप चाहे आप वीडियो को जो है, ठीक ना, उसका स्पीड बढ़ा के देखिए या घटा के देखिए, एक बार वीडियो को कवर कर लीजिए, वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद जो है किसी बुक से आप, अच्छे प्रकाशन के बुक से आप MCQ सॉल्व कीजिए तो सॉल्व होगा, 90% क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है ना। यहाँ 3 पॉइंट लेके हम रुपयक, दिनार और कौड़ी क्या होता था। तो रुपयक जो है, चूँकि क्या बोले कि व्यापार में जो है मुद्रा का क्या था, मुद्रा का चलन था। तो मुद्रा जो था वो 3 तरह का था।
रुपये को जो है चांदी की सिक्के को, ठीक है ना, रुपया कहा जाता था। वहीं बात करें कि सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता है, ठीक है ना। 2 पॉइंट देखिए, रुपये क्या हुआ, चांदी के सिक्के, दिनार क्या हुआ, सोने के सिक्के, ठीक है ना। और कोड़ी जो थे वो दैनिक जीवन में, दैनिक कार्य में, ठीक है ना, कोड़ी का उपयोग किया जाता था। ये बात किया हम किसके बारे में, आर्थिक व्यवस्था के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग धार्मिक व्यवस्था के बारे में। तो गुप्त साम्राज्य जो था, ठीक है ना, गुप्त साम्राज्य का यदि बात करें तो गुप्त शासक जो भी थे तो वो हिंदू, विष्णु धर्म या शैव धर्म, ठीक है ना, क्या थे, इनके अनुयायी थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं था कि इनके ही अनुयायी थे और बौद्ध जैन के कट्टर थे, नहीं, बौद्ध जैन का भी, ठीक है ना, उतना ही विकास हुआ जितना कि विष्णु धर्म या शैव धर्म का हुआ था, ठीक है ना। इस समय जो है इसके का मतलब गुप्त काल के समय मंदिर निर्माण प्रारंभ हुआ था। क्यों प्रारंभ हुआ, क्योंकि इससे पहले जो थे, ठीक है ना, मंदिर का निर्माण, मूर्ति का निर्माण होता था, लेकिन मंदिर का निर्माण कहीं से भी नहीं हो रहा था। तो गुप्त काल में ही मंदिर का निर्माण आरंभ हुआ, और इसी दरमियान जो है कई मंदिर का निर्माण हुआ, कई भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मंदिर जो है बराबर एग्जाम्पल आता है दशावतार का मंदिर। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस मंदिर का निर्माण कब हुआ था, इसका निर्माण हुआ था गुप्त साम्राज्य के समय हुआ था। वही बात करें टिकवा का विष्णु मंदिर, इसका भी निर्माण कब हुआ था, गुप्त साम्राज्य के समय। ये जो भी मंदिर है सभी का निर्माण गुप्त काल के समय हुआ, और सभी एग्जाम दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण। जैसे एरन का विष्णु मंदिर, ठीक है ना, पार्वती मंदिर कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, शिव मंदिर कहाँ, भुमरा मध्य प्रदेश में है, कृष्ण मंदिर कानपुर यूपी में है, ठीक है। और साथ ही हम क्या बोले कि जिस तरह विष्णु धर्म या शैव धर्म का विकास हुआ उस तरह जैन या बौद्ध धर्म का भी विकास उतना ही हुआ, ठीक है ना। और इसमें बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा की मूर्ति का निर्माण जो है गुप्त काल में ही हुआ था, ठीक है ना। तो ये सभी मंदिर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसको एक बार देख लीजिए, रिकॉल कर लीजिए, अच्छा रहेगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं कला के क्षेत्र में, ठीक है। तो कला के क्षेत्र में बात करें तो गुप्त काल के समय मूर्ति कला, चित्रकला, साहित्य कला और वास्तुकला, इन चारों, ठीक है ना, चारों कला का विकास हुआ था। इसीलिए इस काल को जो है गुप्त काल को स्वर्ण युग या स्वर्ण काल भी कहा जाता है। प्राचीन भारत का स्वर्ण काल भी कहा जाता है, किसको, गुप्त काल या गुप्त साम्राज्य कहा जाता है, ठीक है ना। बात करें हम चित्रकारी के संदर्भ में तो अजंता एवं बाघ गुफाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। अजंता की गुफाएं जो है ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, और बाघ की गुफा कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। तो इन गुफाओं में जो है चित्रकारी किया गया है। तो अजंता की गुफाएं जो है इसमें बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित चित्रकारी किया गया। वही बात करें बाघ गुफाएं का तो यहाँ जो है, ठीक है ना, यहाँ पर जो है लोक जीवन, आम जीवन के बारे में यहाँ पे चित्रकारी किया गया, ठीक है ना। बात करें हम वास्तुकला का तो वास्तुकला में जो है नागर शैली का विकास हुआ था। मतलब नागर शैली में ही, ठीक है ना, चाहे मंदिर हो, इमारत हो, ठीक है ना, इनका निर्माण हुआ करता था गुप्त काल के समय, ठीक है ना। अब बात करें हम साहित्य कला के बारे में, ठीक है ना। साहित्य कला के बारे में यदि बात करें पहले हम जान लें कि गुप्त साम्राज्य का जो राजकीय भाषा था वो क्या था, संस्कृत था। क्या था, संस्कृत। लेकिन संस्कृत जो था वो उच्च वर्गीय लोगों के लिए क्या था, उपयोग में लाया जा रहा था। जब बात करें शूद्र मतलब निम्न वर्ग के जाति के लिए, तो निम्न वर्ग का जो व्यक्ति था तो वो प्राकृत भाषा का उपयोग करते थे, ठीक है ना। कौन, निम्न वर्ग से शूद्र हो गया, ठीक है ना। और संस्कृत जो है वो, ठीक है ना, बड़े मतलब उच्च वर्ग के लोग इसका उपयोग करते थे, ठीक है ना। अब कुछ हम साहित्य को देखें जिसका रचना हुआ था गुप्त काल के समय। जैसे शूद्रक जो है, शूद्रक के द्वारा मृक्ष कटिकम जो है रचना किया गया। मृक्ष कटिकम में जो है गुप्त काल के समय जो शासन व्यवस्था था,
शासन व्यवस्था और नगरीय जीवन के बारे में इसमें बताया गया, नगरीय बारे में बताया गया। साथ ही बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं कि मृच्छकटिकम में जो है, ठीक ना, मृच्छकटिकम में जो है चारुदत्त एक राजा था और एक गणिका, गणिका जानते ही, ठीक ना, क्या होता है। तो गणिका की जो पुत्री थी बसंत सेना, इसके बीच में जो प्रेम था उसको इसमें बताया गया था, ठीक है ना। 2 पॉइंट याद रखिएगा। मृच्छकटिकम में जो है गुप्त काल के समय शासन व्यवस्था और नगरीय जीवन को, साथ ही चारुदत्त और बसंत सेना के बीच में जो प्रेम प्रसंग था उसे इसमें बताया गया था। किसमें? मृच्छकटिकम में। कौन लिखा? शूद्रक। अब बात करें हम भास्कराचार्य, ठीक है, इसके द्वारा, ठीक है ना, 2 रचनाएं हैं, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती। सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती, इसमें जो है खगोल विज्ञान एवं गणित से संबंधित विषयों को उसमें उन्होंने लिखा, ठीक है। बात करें हम आर्यभट्ट, कौन नहीं जानता है, ठीक है। तो आर्यभट्ट के द्वारा सूर्य सिद्धांत, आर्यभट्टीय और 10 गतिका जैसे पुस्तकों की रचना किया गया, ठीक है, जिसमें सुन पाई दशमलव, ठीक है। बात करें हम साइन कोसाइन के बारे में इसमें बताया गया था, ठीक है। और पृथ्वी सूर्य का चक्र आर्यभट्ट के द्वारा पुस्तक जो है इसमें बताया गया। चलिए बात करें हम ब्रह्मगुप्त, तो ब्रह्मगुप्त जो है इसके द्वारा ब्रह्म सिद्धांत और चक्र चतुर्भुज के सिद्धांत इसमें इसके द्वारा रचित रचना क्या किया हम। ब्रह्मगुप्त को जो है भारत का न्यूटन कहा जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। वराहमिहिर के द्वारा बताया गया कि चंद्रमा पृथ्वी का और पृथ्वी सूर्य की चक्कर काटता है, ठीक है। वो जानते ही हैं कौन किसका चक्कर काटता है, वो जानते हैं। बात करें हम वात्स्यायन के बारे में, तो वात्स्यायन के द्वारा कामसूत्र पुस्तक रचना की गई थी। विष्णु शर्मा जो है वो पंचतंत्र रचना किया, और कामनन जो है नीतिसार का, और अमर सिंह जो है अमरकोश का रचना किया। सबसे जो महत्वपूर्ण साहित्य रचना है वो किसका है? कालिदास का। और कालिदास की पुस्तकों को जो है, ठीक है ना, कालिदास द्वारा रचित पुस्तक के बारे में, रचना के बारे में हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। यदि साहित्य से कोई क्वेश्चन है तो कालिदास का क्वेश्चन जरूर रहेगा, ठीक है। तो कालिदास के द्वारा कुछ रचनाएं हैं, जैसे अभियान शकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूत, ऋतुसंहार, ये सभी क्या है? इनके द्वारा रचित पुस्तक है, ठीक है। ये क्या देखें हम साहित्य के बारे में हम लोग यहाँ तक देखें। चलिए तो ये इतना हम लोग देखिए, तो ये हम गुप्त साम्राज्य के जो है ये टॉपिक जो है यहाँ लास्ट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो जो है MCQ का है, और MCQ में वही क्वेश्चन रहेगा जो क्या हो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ठीक है ना। तो इनका वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू, धन्यवाद, शेयर करते रहिएगा।